आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नोटबंदी और राफेल विमान सौदे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद गांधी परिवार का घोटाले का पैसा कागज में तब्दील हो गया। कांग्रेस पार्टी के, गांधी परिवार के जो पुरखों ने पैसा लूट लूट कर रखा था, जनता की जेब काट कर जो पैसा बनाया था, जीप स्कैम से लेकर ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम तक, ये सारे पैसे कागज बन गए। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी का मकसद पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्तों की मदद करना था। राहुल के मुताबिक नोटबंदी एक घोटाला था। प्रधानमंत्री जी ने गलती नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने यह जानबूझ के किया है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को मार्केटिंग के पैसे दिलवाए। राहुल ने राफेल सौदे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की चुनौती दी। विधि आयोग ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कानून मंत्रालय को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को छोड़कर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाना चाहिए। विधि आयोग के मुताबिक एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने से एक के बाद एक चुनाव की समस्या से निजात पाया जा सकता है। साथ ही पैसे की बचत होगी, प्रशासनिक अमलों पर बोझ में कमी आएगी और सरकार की नीतियों पर बेहतर ढंग से अमल हो सकेगा। विधि आयोग ने एक साथ चुनाव के लिए संविधान में बदलाव की सिफारिश की है। आयोग के मुताबिक संविधान के मौजूदा ढांचे में एक साथ चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि एक साथ चुनाव मौजूदा संविधान के तहत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में बिम्स्टेक समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी देशों को अहमियत देने की नीति पर चलता रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट दोनों नीतियों का संगम इसी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में होता है। हम सभी विकासशील देश हैं। अपने अपने देशों में शांति, समृद्धि और खुशहाली ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिम्स्टेक भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड का एक समूह है। पीएम मोदी ने कहा, भारत डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बिम्स्टेक देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत अपने नेशनल नॉलेज नेटवर्क को श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में बढ़ाने के लिए उसके लिए पहल के लिए भी प्रतिबद्ध है। नेपाल दौरे पर पीएम मोदी ने बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के राष्ट्र प्रमुखों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी कल शाम करीब 5 बजे पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और मंदिर कैंपस में धर्मशाला का उद्घाटन भी करेंगे। 2019 के लिए एनडीए में बिहार में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू को बंटवारे में 12 सीट मिलेंगी, एलजेपी को 5 और आरएलएसपी को 2 सीट मिलेगी। एक सीट पर आरएलएसपी के बागी अरुण कुमार लड़ेंगे। बीजेपी झारखंड में एक सीट जेडीयू के लिए छोड़ेगी। बीजेपी के फिलहाल 22 सांसद हैं, यानी बीजेपी अपनी 2 सीट जेडीयू के लिए छोड़ेगी। जो हमारे बड़े नेता हैं आपस में जब बैठेंगे आराम से सीटों का बंटवारा कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। इसी तरह एलजेपी के 6 सांसद हैं, यानी एलजेपी एक सीट जेडीयू के लिए छोड़ेगी। जेडीयू लंबे समय से सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रही है। पिछले महीने पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई थी। कांग्रेस कोर ग्रुप ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि अगर आरएसएस उन्हें अपने कार्यक्रम में आने का न्योता दे तो उसे अस्वीकार कर दें। आज कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में कहा गया कि आरएसएस जहर के समान है और जहर को टेस्ट करने का नतीजा क्या होता है आप जानते हैं। इसी प्रकार 2014 से पहले भी इनको भाजपा में और आरएसएस में जहर नजर आ रहा था, 44 सीट मिला। अब फिर से 19 से पहले जहर नजर आ रहा है। इन्हीं भाग्य में हार लिखा है 19 में, चिंता मत करिए।
17 से 19 सितंबर तक दिल्ली के विज्ञान भवन में भविष्य का भारत आरएसएस का दृष्टिकोण विषय पर संघ का कार्यक्रम है। सूत्रों के मुताबिक संघ राहुल गांधी समेत कई दलों के प्रमुखों को न्योता देने पर विचार कर रहा है। भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और लेखकों ने सरकार पर निशाना साधा है। लेखिका अरुंधति रॉय ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिश कर रही है। In order to declare that this is a Hindu Rashtra, an upper caste Hindu Rashtra, in which all minorities and everyone else who does not agree with this majoritarian point of view is criminalized. इस मौके पर गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने आरोप लगाया कि मोदी पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार का पैटर्न हमने गुजरात में देखा था। जब तक एपेक्स कोर्ट ने सारे एनकाउंटर्स को फर्जी डिक्लेयर किए नहीं, तब तक हर साल कोई जिहादी मोदी जी को मारने आता था और अब ये ठप्पा लगा रहे नक्सलवाद के ऊपर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन का 1 महीना पूरे होने पर यानी 16 सितंबर को उनकी याद में बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। 16 सितंबर को देश में 4000 जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता काव्यांजलि देंगे। काव्यांजलि में वाजपेयी जी की कविताएं लोगों को सुनाई जाएंगी। 17 सितंबर से 25 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जबकि 25 सितंबर को जनसंघ के अध्यक्ष रहे दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। सेवा सप्ताह के दौरान 20,000 जगहों पर मेडिकल कैंप, सफाई अभियान और टीकाकरण अभियान चलाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अटल जी की स्मृति में सेवा सप्ताह मनाकर उनको काव्यांजलि के बाद कार्यांजलि देने का एक कार्यक्रम हमने रखा है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने आज रामपुर में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर तीखा हमला किया। अमर सिंह ने कहा कि झूठ बोलने में आजम खान को डॉक्टरेट की उपाधि दी जानी चाहिए। अमर सिंह ने आजम खान पर अपनी बेटियों पर तेजाब फेंके जाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अमर सिंह ने कहा कि मेरी कुर्बानी से मेरी बच्चियों की जान बचती है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। मुस्कुराते हुए जीऊंगा और बाखुदा ईश्वर की कसम मरने से नहीं डरूंगा। अगर मेरी कुर्बानी से मेरी नाबालिग मासूम बच्चियों की ज़िंदगी बचती है, उन्हें तेजाब नसीब नहीं होता है, तो बाप अपनी बेटियों के लिए कुर्बानी देके बहुत खुश होगा। अमर सिंह ने आजम खान पर हिंदुओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंदुत्व का कुंभकर्ण जागेगा और आजम खान जैसे लोगों को निगल जाएगा। कुंभकर्ण जिस दिन जाग गया वो रसगुल्ले की तरह आजम खान और उनके लफ्जों को लील जाएगा और खा जाएगा। SC/ST प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई 12 साल पुराने M नागराज मामले पर थी कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की समीक्षा की जरूरत है या नहीं, जिसमें कहा गया था कि SC/ST प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार को उनके पिछड़ेपन और पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के आंकड़े पेश करने होंगे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दलील दी कि SC/ST को समाज में बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है, लिहाजा उन्हें पिछड़ेपन के अलग से आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं है। जबकि आरक्षण विरोधियों ने दलील दी कि ये मामला SC/ST समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सिर्फ SC/ST कर्मचारियों से जुड़ा है, इसलिए प्रमोशन में आरक्षण के लिए आंकड़े जुटाना जरूरी है। 2006 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सहित कई राज्यों ने पुनर्विचार की मांग की है। NIA ने आज हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील को गिरफ्तार कर लिया। NIA ने ये गिरफ्तारी टेरर फंडिंग मामले में की है। NIA ने श्रीनगर में आज CRPF और स्थानीय पुलिस के साथ सैयद अहमद शकील के घर की तलाशी भी ली। तलाशी में सऊदी अरब से हवाला के जरिए आतंकी संगठनों से पैसे लेने संबंधी कई अहम दस्तावेज भी NIA को मिले हैं। इस मामले में चार्जशीट हो चुके फरार एजाज अहमद भट्ट से वेस्टर्न यूनियन के जरिए पैसा पाने के भी सबूत मिले हैं। 2017 में NIA ने सलाउद्दीन के दूसरे बेटे सैयद शाहिद यूसुफ को हवाला फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था। भारत के प्राचीन ग्रंथ पंचतंत्र की एक बड़ी मशहूर कहानी है जिसका नाम है रंगा सियार। इस कहानी का पात्र जंगल का एक सियार होता है जो अपने बदले हुए रंग का फायदा उठाकर जंगल का सम्राट बन जाता है।
लेकिन एक दिन सभी प्राणियों के सामने उसकी पोल खुल जाती है और उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। ये कहानी आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो आज डीएनए खत्म होने के बाद जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आज के इस कलयुग में आपके आसपास बहुत सारे रंगे हुए सियार हैं। वो खुद को दुनिया के सामने कुछ और दिखाते हैं, लेकिन उनकी असलियत कुछ और होती है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो नक्सली हैं, लेकिन उन्होंने कवि, साहित्यकार, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का चोला पहना हुआ है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास एक चिट्ठी है और इस चिट्ठी में ऐसे सबूत हैं जिन्हें देखकर इन अर्बन नक्सल्स के झूठ का रंग उतर जाएगा। ये चिट्ठी क्या है, इसमें क्या लिखा है, ये पढ़कर हम आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर बता दें कि ये चिट्ठी न हिंदू है न मुसलमान, ये चिट्ठी न बीजेपी है न कांग्रेस। जो लोग अर्बन नक्सल्स का समर्थन कर रहे हैं वो इस चिट्ठी को फर्जी बताएंगे और ये कहेंगे कि ये चिट्ठी जाली है। लेकिन अगर यही चिट्ठी किसी हिंदूवादी संगठन ने लिखी होती तो इसे तुरंत सच मान लिया जाता और अब तक हिंदू आतंकवाद जैसे न जाने कितने शब्दों का आविष्कार हो चुका होता। इसलिए चिट्ठी सच्ची है या झूठी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किसने लिखा है। इसलिए आज हम जोर देकर आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस चिट्ठी को राजनीति के रंग से मत देखिए, भारत के रंग से देखिए। भारत क्या है? भारत आप और हम हैं, इसलिए ये आपके हितों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राष्ट्र लोगों से बनता है। जहां भारत की अखंडता का सवाल हो वहां राजनीति नहीं करनी चाहिए। नक्सलवादी बुद्धिजीवी पूरे देश को कश्मीर की तरह नफरत की आग में जलाना चाहते हैं। वो कश्मीर में पत्थरबाजी का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उनके लिए भारतीय सेना दुश्मन है और पत्थरबाज और अलगाववादी उनके पक्के दोस्त हैं। इन अर्बन नक्सल्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेसर हैं और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के लिए किताबें लिखते हैं। ये लोग अपनी किताबों में धर्म परिवर्तन का समर्थन करते हैं और नक्सलवाद को एक रोजगार योजना की तरह पेश करते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो किताबें ऐसे लोगों द्वारा लिखी जा रही हैं, उन किताबों को हम आज भी अपने देश में अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं और अपने छात्रों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस चिट्ठी का विश्लेषण करेंगे। ये चिट्ठी कॉमरेड सुधा ने कॉमरेड प्रकाश को लिखी है। यहां पर हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों कौन हैं, और हम इस बात की भी पुष्टि नहीं कर सकते कि ये चिट्ठी लिखने वाली, ये जिस कॉमरेड सुधा ने चिट्ठी लिखी है, ये वही सुधा भारद्वाज हैं जिसे पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। चिट्ठी का सत्य क्या है, इसकी पुष्टि कोई जांच एजेंसी ही कर सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच जो संवाद हो रहा है उसे समझना आज आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक संवाद है। भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में जांच के दौरान छापेमारी में ही पुलिस को बहुत सारे दस्तावेज मिले थे, सबूत मिले थे। इन्हीं दस्तावेजों में ये चिट्ठी भी थी। इस चिट्ठी में नागपुर की एक मीटिंग में लिए गए कुछ फैसलों का जिक्र किया गया है। चिट्ठी के पहले पैराग्राफ में लिखा है कि कॉमरेड सुरेंद्र द्वारा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदरूनी हिस्सों में किए जा रहे ऑपरेशंस की जानकारी दी गई। वो जमीनी स्तर पर दुश्मनों के खिलाफ अच्छा काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि दुश्मन कौन है? क्या देश की प्रशासनिक व्यवस्था और भारत के सुरक्षा बलों को यहां पर दुश्मन कहा गया है? मैं आपको फिर से बता देता हूं, जानकारी दी गई कि वह ग्राउंड लेवल पर दुश्मनों के खिलाफ अच्छा काम कर रहे हैं। अब दुश्मन कौन है? दुश्मनों के खिलाफ अच्छा काम करने का मतलब क्या है, ये आप खुद सोचिएगा। इसके बाद आगे इस चिट्ठी में लिखा है, प्रोफेसर साईं बाबा को सजा होने के बाद अर्बन काडर में जो दहशत पैदा हुई है उसका प्रभाव रोकना होगा। कश्मीर के अलगाववादियों द्वारा वहां के उग्रवादी संगठनों और उनके पारिवारिक सदस्यों और पत्थरबाजों को दिए जा रहे पैकेज के तहत हम अपने अर्बन और इंटीरियर के कॉमरेड्स को उनके काम के अनुरूप पैकेज तय कर दें, ताकि वो लोग हमारे संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित होकर काम करते रहें और किसी भी दुर्घटना और कानूनी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। ये इनका पहला पॉइंट है। इसे सरल भाषा में समझें तो इस चिट्ठी में कहा गया है कि 19 मार्च 2017 को नागपुर की मीटिंग में यह तय हुआ कि जिस तरह
कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले लोगों को वेतन मिलता है, उसी तरह शहरों में रहने वाले कॉमरेड्स को भी वेतन दिया जाए। यानी नक्सली चाहते हैं कि पूरे देश में कश्मीर की तरह आग लग जाए और अभी जो पत्थरबाजी कश्मीर में देखने को मिलती है वैसी पत्थरबाजी पूरे देश में हो, ऐसा वो चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो मॉडल कश्मीर का पत्थरबाजी का मॉडल है उस मॉडल को पूरे देश में फैला दिया जाए। इस चिट्ठी के चौथे पॉइंट में लिखा है कि कश्मीर के अलगाववादियों से कॉमरेड अंकित और कॉमरेड गौतम नवलखा संपर्क में हैं। वहां दुश्मनों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार हनन के वीडियो सोशल मीडिया पर तथा मीडिया हाउस के माध्यम से प्रसारित करवाना है तथा पैलेट गन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में लीगल एड उपलब्ध करवाना है, जिसके लिए कॉमरेड प्रशांत से बात कीजिएगा। यहां पर कितनी बड़ी बात लिखी है, अगर आपसे मिस हो गया तो आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कश्मीर में दुश्मनों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार हनन के वीडियो। यहां फिर से समझ लीजिए, इसमें दुश्मनों का मतलब क्या है। दुश्मनों का मतलब जो हमें समझ में आ रहा है वो है भारत सरकार और भारत के सुरक्षा बल। और ये कह रहे हैं कि जो उनके जो वीडियो हैं मानव अधिकार हनन के, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करवाना है, मतलब चलवाना है और मीडिया हाउस के माध्यम से प्रसारित करवाना है। हम बार बार आपसे एक बात कहते हैं कि बहुत सारे मीडिया हाउस भी इन लोगों से मिले हुए हैं। इस तरह के वीडियो, अब इसमें लिखा है कि मीडिया हाउसेस के जरिए इस तरह के वीडियोस को प्रसारित करवाना है। ये मीडिया हाउस अपने अखबारों के जरिए, न्यूज़ चैनल्स के जरिए और डिजिटल मीडियम के जरिए ऐसे वीडियोस को चलाते हैं। और पैलेट गन के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें भी उन्हें लीगल एड उपलब्ध करवाना है, यानी लीगल सहायता, कानूनी सहायता वो चाहते हैं कि की जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि पैलेट गन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसमें कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इसमें दिलचस्पी दिखाती हैं। क्यों दिखाती हैं आज आपको समझ में आया होगा। इसलिए पैलेट गन के विरोध में जब बहुत बड़ी लॉबी खड़ी हो जाती है, जब आपको यह बताया जाता है कि पैलेट गन से कश्मीर में कैसे युवाओं की आंखें फोड़ी जा रही हैं, कैसे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो अब आप समझ लीजिए कि ये वही नेक्सस है जो अलग अलग मीडिया हाउसेस के जरिए आप तक इन खबरों को पहुंचाता है और जो ये मुहिम चलाता है कि पैलेट गन्स कश्मीर में बंद होनी चाहिए। इस चिट्ठी में गौतम नवलखा का नाम लिया गया है। 28 अगस्त को पुणे पुलिस ने दिल्ली से इसी गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब वो अपने घर में नजरबंद हैं। ये वही गौतम नवलखा हैं जिनके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अभी जो गिरफ्तार हुए हैं 2 दिन पहले। गौतम नवलखा मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार हैं, लेकिन इस चिट्ठी में उनका नाम लिया गया है और यह कहा गया है कि वो कश्मीर के अलगाववादियों से संपर्क में हैं। आपको याद भी होगा, कल ही हमने सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बारे में बताया था, जिसके मुताबिक नक्सलियों के समर्थक कश्मीर में आतंकवादियों और नक्सलियों के बीच एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस चिट्ठी में पत्थरबाजों के मानव अधिकारों को जोर शोर से उठाने की बात कही जा रही है। अगर इस चिट्ठी में सच्चाई है तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस देश में कश्मीर के पत्थरबाजों और अलगाववादियों की टीम बी की तरह काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसी चिट्ठी के 6ठे पॉइंट पर लिखा है कि 23 अप्रैल 2017 को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के विरोध में आपके कहे मुताबिक उड़ता लोकतंत्र के नाम से परिगोष्ठी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास आयोजित की जाएगी। अब आप देखिए इस चिट्ठी में हमारे देश के लोकतंत्र का कैसे मजाक उड़ाया गया है। उड़ता लोकतंत्र, और इस चिट्ठी के आखिर में लिखा है क्रांतिकारी अभिवादन के साथ कॉमरेड सुधा। इस चिट्ठी के पॉइंट नंबर 8 पर जेएनयू और TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का नाम भी लिया गया है। चिट्ठी में लिखा है कि आपके द्वारा बताए गए जेएनयू और मुंबई के रिसर्च फेलोज को इंटीरियर में भेजना है, या इंटीरियर का मतलब है देश के अंदरूनी इलाकों में इन लोगों को भेजना है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन लोगों से जेएनयू का क्या कनेक्शन है। जेएनयू में क्यों भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, जेएनयू में क्यों अफजल गुरु की जय जयकार होती है और जेएनयू में क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उन्हें कहां से हवा मिलती है, उन्हें कहां से समर्थन मिलता है, सब कुछ इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा। कैसे गोष्ठियां आयोजित करवाई जाती हैं
उन गोष्ठियों में बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया जाता है, फिर वो भारत विरोधी बातें करते हैं और फिर उन्हें अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर अब बड़े बड़े पत्रकारों द्वारा प्रसारित किया जाता है। बड़े बड़े पत्रकार उस पर डिबेट करते हैं और बताते हैं कि ये कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसी ने तो ये चिट्ठी ज़रूर लिखी होगी, और अगर किसी ने देश में अशांति फैलाने के इरादे से ये चिट्ठी लिखी है तो इसका खुलासा भी ज़रूर होना चाहिए। और अगर किसी ने किसी को फंसाने के लिए चिट्ठी लिखी है, यानी ये चिट्ठी अगर जाली है, तो भी इसका खुलासा होना ही चाहिए। देश को सच का पता ज़रूर हर हालत में चलना चाहिए। भीमा कोरेगांव हिंसा के कनेक्शन में हुई कार्रवाई के बाद अब देश का बुद्धिजीवी वर्ग भी खुलकर सरकार के सामने आ गया है। आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस एक्शन पर कई सवाल खड़े किए गए। बहुत महत्वपूर्ण हम जैसे लोगों के लिए है कि जो हमारे सामने अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इतना कम होता जा रहा है और इतने प्रबुद्ध लोगों को यदि गिरफ्तार किया गया तो इशारा कर रहे हैं जो गांव में शोषण के खिलाफ बोलते हैं, जो आदिवासी बोलते हैं, जो दलित बोलते हैं, जो गरीब लोग बोलते हैं, उनको इशारा किया जा रहा है कि आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा। ये जो अभिव्यक्ति के ऊपर रोक है, ये बहुत खतरनाक है समाज के लिए और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, और इसको हम सब पहचान रहे हैं। और हमें सबको पता है कि जो झूठे फैलाई जा रही हैं, अब हमें ये भी मालूम है कि एल्गार को जस्टिस रावत और जस्टिस पाटिल ने ऑर्गेनाइज किया था। दोनों बहुत माने हुए जज हैं और उन्होंने वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था जिसके बारे में ये सारे अफवाहें फैलाई जा रही है। जो कार्यकर्ता हैं, जो ह्यूमन राइट्स के, मुझे मालूम है कि कितने केसेस के अंदर वो लोग उनका कंट्रीब्यूशन है, सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उन सब लोगों को अगर आप ये कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति कुछ बोलता है तो हम उसको तो जो फियर का, जो भय का माहौल अगर आप फैला देते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आपने एक तरीके से जो इमरजेंसी की तरह की सिचुएशन नहीं है, वास्तव में इमरजेंसी, क्योंकि अगर आप अपनी बात बोल नहीं पाते और बोलने का भय है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये ऐसे लोग हैं जिनको अर्बन नक्सल बताया जा रहा है, जो कि अपनी बात खुलेआम पब्लिक में रखते हैं, क्लासरूम में, कोर्ट रूम में, सेमिनार रूम में, आपके सामने बिल्कुल निडर हो के अपनी बात खुले कहते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये कहीं छुप के और बहुत ही सीक्रेट तरीके से कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं देश को खत्म करने की। एक तो सारे वो लोग जो संघ परिवार और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ न केवल पिछले 4.5 साल से लेकिन दशकों से लड़ते आए हैं, जो सचमुच इस मुल्क को एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, जो सचमुच दलित, माइनॉरिटीज, किसान और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, जो सचमुच 2019 में इस संघीय भाजपाइयों के खिलाफ एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकते हैं, उनको टेरराइज किया जाए, ये सबसे पहला उनका अटेम्प्ट है। Potentially more dangerous than the emergency, because the emergency was declared supposedly to implement law and order and implement the constitution. Although of course it was violating people's civil rights. But this situation is in order to overturn the constitution. It is in order to declare that this is a Hindu Rashtra, an upper caste Hindu Rashtra, in which all minorities and everyone else who does not agree with this majoritarian point of view is criminalized. मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। 4 लोग हैं, उनमें से तो अधिकांश लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, आपके समय गिरफ्तार हो चुके थे, कुछ लोग कन्विक्ट भी हुए हैं। उस समय वो नक्सलाइट थे, वही लोग वो नक्सलाइट थे, गुंजालविस जी और फरेरा जी सब गिरफ्तार हुए तो नक्सलाइट थे, और आज वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एनजीओ बन गए हैं। इस प्रकार की राजनीति जो केवल अवसरवादिता की राजनीति है और देश की सुरक्षा को ताक में रखने का काम करती है, जनता इसको देख रही है। राहुल जी जवाब देगी आपको। देखिए, अर्बन नक्सल्स हैं तो अर्बन झूठे भी हैं, अर्बन जुमलेबाज भी हैं आजकल। और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, माओ की हिंसा हो
या दक्षिणपंथियों की हिंसा हो, किसी भी हिंसा को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंसा का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये असली चेहरा है इनका असली चेहरा है ध्रुवीकरण। इनका असली चेहरा है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। इनका असली चेहरा है कि लोगों का आवाज़ को स्तब्ध कराओ। यही भाजपा का असली चेहरा जनता नकारने वाली है आने वाले समय में। उनसे क्या मिला या नहीं मिला मुझे मालूम नहीं। हाँ, उनसे बाबा साहब अंबेडकर की किताबें और फोटो ज़रूर मिली होंगी। मोदी सरकार हर उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई और प्रताड़ना करेगी जिसके पास बाबा साहब अंबेडकर की और महात्मा गांधी की फ़ोटो, किताबें और उनके रास्ते पर चलने की कर्मठता है। ऐसा लगता है कि अब हर दलित साथी को, हर पिछड़े साथी को, गरीब की आवाज़ उठाने वाले को जबरन अब नक्सल घोषित करने का नया प्रचार और प्रचार तंत्र अब मोदी सरकार कर रही है। एक तरफ इस पर राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ पुणे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये पता लगाने की चुनौती है कि आखिर शहरी नक्सली गैंग के कौन कौन से लोग पीएम मोदी की हत्या की साजिश में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि 28 अगस्त को जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 3 लोग पहले भी ऐसे ही आरोपों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मानव अधिकार कार्यकर्ता और वकील अरुण फरेरा को वर्ष 2007 में यूपीए के कार्यकाल के दौरान राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 2012 में उन्हें बरी कर दिया गया था। अरुण फरेरा करीब 5 साल तक जेल में रहे और वर्ष 2014 में उन पर लगे सारे आरोप खारिज हो गए थे। वर्नन गोंजाल्विस को भी इसी तरह के आरोपों में वर्ष 2007 में गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके खिलाफ 20 मामले दायर किए थे, जिनमें से 17 में उन्हें बरी कर दिया गया। 6 साल तक जेल में रहने के बाद सबूतों के अभाव में उन पर लगे लगभग सारे आरोप खारिज हो गए। इसके अलावा मई 1974 में वरवरा राव और 40 लेखकों के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार ने भी मामला दर्ज किया था। उन पर कथित तौर पर एक क्रांति को भड़काने का मामला दर्ज किया गया था, जिसे सिकंदराबाद कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1989 में वरवरा राव और इन सभी लोगों को बरी कर दिया गया था। उन्हें वर्ष 1973 में भी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1975 से 1986 के बीच वरवरा राव को अलग अलग मामलों में कई बार गिरफ्तार किया गया और फिर कई बार बरी किया गया। वर्ष 1986 में उन्हें रामनगर कॉन्स्पिरेसी केस में भी गिरफ्तार किया गया था। इसके 17 साल बाद 2003 में उन्हें बरी कर दिया गया था और वरवरा राव को एक बार फिर से 19 अगस्त 2005 को आंध्र प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और हैदराबाद में चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद 31 मार्च 2006 को उन्हें इन सभी मामलों में रिहा कर दिया गया। ये इनका बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है इन लोगों की। 28 अगस्त 2018 को पुलिस और जांच एजेंसियों ने हैदराबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई और ठाणे से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन अगले ही दिन यानी 29 अगस्त यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इन सभी लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। यदि प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा तो वो फट सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी लोगों को 6 सितंबर तक उनके घरों में ही नजरबंद रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 6 सितंबर तक महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दलीलें दी थीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि ये पूरा मामला भीमा कोरेगांव की हिंसा का है, जबकि एफआईआर में इन लोगों का नाम ही नहीं है। ये लोग यलगार परिषद के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। इन लोगों को एफआईआर दर्ज होने के 8 महीने बाद पूरे देश में कार्रवाई करके अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग पढ़े लिखे हैं और बुद्धिजीवी हैं और समाज में बड़े सम्मानित लोग हैं। इनमें से कोई भी कहीं भाग जाने वाला व्यक्ति नहीं है। इन्हें सरकार ने एक साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया है और इस मामले में एसआईटी से जांच करवानी चाहिए। बचाव पक्ष ने यहां तक कह दिया कि वो चिट्ठी जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का जिक्र था, वो चिट्ठी फर्जी है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब सबूतों के अभाव में आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि नक्सलियों के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे।
इस मामले में हमारा संपादकीय विचार बहुत साफ है। जिन लोगों पर आरोप हैं वो तब तक गुनाहगार नहीं हैं जब तक कि उन पर लगे आरोप अदालत में साबित ना हो जाएं। लेकिन अगर किसी ने भारत के प्रधानमंत्री पर हमले का षड्यंत्र किया है तो इसके गुनाहगारों को भी सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोह है और बहुत ही गंभीर अपराध है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात लिखी गई है वो चिट्ठी आखिर किसी ने तो लिखी होगी। अगर वो चिट्ठी नक्सलियों के गॉडफादर्स ने तैयार की है तो उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर ये चिट्ठी किसी और व्यक्ति के दिमाग की उपज है जिसने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की है तो इसकी भी सजा जरूर होनी चाहिए। ये हमारा विचार है। जो लोग लोकतंत्र के साथ खेल रहे हैं उनके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अगर आप आज किसी मुसीबत में फंस जाएं और आपकी जान पर बनाए तो आप देश की किसी भी अदालत में जाकर देख लीजिए, हमारी चुनौती है, तुरंत आपकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होगी। अगर आप किसी महंगे वकील की सेवाएं नहीं ले सकते, अगर आप किसी महंगे वकील की फीस देने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर अदालतों में आपको इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। देश में इस समय 3 करोड़ केसेस अलग अलग अदालतों में पेंडिंग हैं। लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की जान चली जाती है, चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन अदालत से न्याय नहीं मिलता। लेकिन न जाने इन लोगों के पास कहां से ऐसी ताकत आती है कि इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक में भी अगले ही दिन हो जाती है। 28 अगस्त को गिरफ्तारी होती है, 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कर लेती है। आपको याद होगा याकूब मेमन के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी से पहले आधी रात को उसके समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट खुलवा ली थी। आपको हम हर बार ये चुनौती देते हैं, आप इस देश की किसी भी अदालत में जाकर देखिए और कहिए कि आपकी जान खतरे में है, आपकी जान पर बनाई है, आप मुसीबत में हैं और तुरंत आपको इंसाफ चाहिए, और फिर देखिए कि आपको इंसाफ मिलता है या नहीं। क्योंकि आपके साथ ये बुद्धिजीवी नहीं है, आपके साथ ऐसे पत्रकार नहीं हैं, आपके साथ इस तरह के कार्यकर्ता नहीं हैं। इसलिए आपको इंसाफ मिलने के चांस बहुत कम है। हमारे देश में अतिक्रमण एक ऐसी समस्या है जिसमें देश के लोग और यहाँ का सिस्टम 50-50 के पार्टनर हैं। इस पार्टनरशिप में 50% लोगों का लालच है और बाकी 50% में सिस्टम की रिश्वत का हिस्सा है। इन दोनों ने अतिक्रमण वाली इमारत को इतना मजबूत बना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा भी उसे तोड़ नहीं पाता। आज हम आपको कुछ ऐसे इलाकों में लेकर चलेंगे जहां अतिक्रमण मौत की गोद में बैठा हुआ है और वहां किसी की भी मौत हो सकती है। इन इलाकों में रहने वाले लोग बिजली के हाई टेंशन टावर के नीचे रह रहे हैं। इन घरों की खिड़कियों को इतनी सावधानी से खोलना पड़ता है कि कोई हाई टेंशन लाइन हाथ से छू ना जाए। इन तारों में हजारों वोल्ट का करंट बहता है और अगर गलती से कोई भी इस तार को छू ले तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये तस्वीरें देश की संसद से औसतन 15 किलोमीटर दूर दिल्ली यूनिवर्सिटी और वजीराबाद के आसपास के इलाकों की है। इन इलाकों में अतिक्रमण की स्थिति जानलेवा स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस बात की चिंता ना तो यहां रहने वाले लोगों को है और ना ही प्रशासन को, ना सिस्टम को, ना सरकार को। वोट बैंक की वजह से इन इलाकों के नेता भी इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। उन्हें लगता है कि लोगों को नाराज किया तो वोटों का नुकसान हो जाएगा, यानी वोट कीमती हैं और जान सस्ती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2015 में देश में बिजली के करंट से करीब 10,000 लोग मारे गए और 364 लोग घायल हुए। इस साल फरवरी में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में देश के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया था कि सरकार के पास हाई टेंशन वायर की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन बिजली का करंट लगने की वजह से पिछले 5 सालों में करीब 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये एक बड़ा विरोधाभास है कि ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट और एनसीआरबी के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। एनसीआरबी के मुताबिक 5 साल में करीब 50,000 लोगों की मौत करंट लगने की वजह से हुई है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हाई टेंशन तारों से मारे गए लोगों की जिम्मेदारी सीधे सरकार और प्रशासन पर आती है, जबकि करंट लगने से होने वाली मौत को बड़ा हल्के में लिया जाता है। इसे महज एक दुर्घटना मान लिया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की समस्या बहुत बड़ी है। इन इलाकों में सिस्टम और प्रशासन को रिश्वत की भेंट चढ़ाकर मकानों का निर्माण बड़ी आसानी से हो जाता है
और जहां एक भी इमारत नहीं बननी चाहिए वहां पूरी की पूरी कॉलोनीज बसा दी जाती हैं। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 15,000 से ज्यादा ऐसे घर देखे गए हैं जो हाई टेंशन लाइन के बहुत करीब हैं, खतरनाक स्तर तक करीब हैं। इन तारों से घरों की दूरी सिर्फ कुछ इंच की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर साल 500 से ज्यादा लोग हाई टेंशन तारों के संपर्क में आने की वजह से मारे जाते हैं। करंट से मौत के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। वहां हर साल करीब 1,500 लोगों की मौत बिजली के करंट से होती है, यानी ये देशव्यापी समस्या है। मौत के इन आंकड़ों की सबसे बड़ी वजह है बेईमानी, लालच और रिश्वत। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2010 के मुताबिक 220 किलोवाट की लाइन के दोनों तरफ 17.5 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग इस नियम का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। और दूसरी तरफ हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन इस समस्या को देखकर भी अनदेखा करने के लिए एक कीमत लेता है और फिर शांत हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि दुनिया के हर धर्म में लालच और बेईमानी को एक पाप के समान बताया गया है, लेकिन देश के लोगों और हमारे सिस्टम की नसों में ये पाप घुल चुका है और इसे किसी भी सर्जरी से अब खत्म नहीं किया जा सकता। आम लोग और भ्रष्ट अधिकारी इतने बेफिक्र हैं कि अब इन्हें किसी से डर भी नहीं लगता। इस मामले में हमने दिल्ली को एक केस स्टडी के रूप में लिया है और हमने यहाँ के कुछ इलाकों से रिपोर्टिंग की है। इसे आज आपको ध्यान से देखना चाहिए और आप देश के जिस भी इलाके में रहते होंगे, हमें यकीन है आपके आसपास की स्थिति भी ऐसी ही होगी। ये लालच की जमीन पर खतरे का वो निर्माण है जो कभी भी जान ले सकता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को यह खतरा इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि इनकी आंखों पर अतिक्रमण की पट्टी बंधी हुई है। हाई टेंशन लाइन के नीचे रहने का सीधा मतलब है मौत की गोद में सहमी हुई जिंदगी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हजारों लोग ऐसे मकानों में रह रहे हैं जो इन खतरनाक तारों से न केवल सटाकर बनाए गए हैं, बल्कि कई जगह तो घर के अंदर से होकर ये लाइनें गुजर रही हैं। दिल्ली में हजारों लोग हर वक्त मौत के साए में जी रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली के करीब 15,000 ऐसे घर हैं जो या तो हाई टेंशन लाइनों के एकदम करीब बने हुए हैं या फिर कुछ जगहों पर हाई टेंशन लाइन या उनके पोल्स घरों के अंदर तक आ गए हैं। आप देखिए, इस वक्त हम लोग दिल्ली के मॉरिस नगर इलाके में हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो हाई टेंशन लाइन है वो कितने करीब हैं इन घरों के और कई बार हादसे हो भी चुके हैं। इलाके में लगाए गए बिजली कंपनी के नोटिस के मुताबिक यहाँ से जा रही लाइन 11,000 वोल्ट की है और इसके 5 फीट के आसपास तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन 5 फीट तो छोड़िए, यहाँ की हालत ये है कि घर की खिड़की खोलने पर 11,000 वोल्ट की लाइन घर का हिस्सा बन चुकी है। अगर कमरे की खिड़की खोलने पर लापरवाही हो जाए तो बड़ी दुर्घटना तय। इतना डर रहता है कि इसको हम अगर खिड़की तक नहीं खोल सकते, देखो घुटन महसूस होती है यहाँ कमरों में भी, क्योंकि एक खिड़की खोलते ही ऐसा लगता है कि कल ना हाथ भी अगर जाएगा तो कहीं करंट लग के कोई किसी की डेथ ना हो जाए। इस तरीके से ये तस्वीरें देखकर आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिर लोग मौत के साए में जीवन का आनंद कैसे ले सकते हैं। तो जरा रुकिए, क्योंकि इसके बाद हम जिस जगह पर पहुंचे वहां की तस्वीर देखकर हमारे भी होश उड़ गए, जहां हाई टेंशन लाइन का टावर घर के अंदर में ही आ गया। या ये कह लीजिए कि अतिक्रमण वाली सोच ने मौत का डर खत्म कर दिया। ये दिल्ली का वजीराबाद इलाका है। यहां से जा रही ये लाइन 220 केवी यानी 2,20,000 वोल्ट की है। लेकिन यहां देखिए, दूरी तो छोड़िए, इस करंट वाली लाइन के साथ ही पूरी बस्ती बची हुई है। क्या कह सकते हैं बताइए, किराए पे, हम तो किराए पे रह रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं। मकान मालिक से बात करी जाए। पहले पता ये तार भी टूट गया था, आंधी आई थी तो करंट आ गया था, लोहे के दरवाजे में करंट आ गया था। ये क्यों आपने बना लिया ऐसे, इतने नीचे क्यों बनाया अगर आपने? वही किराए पे रह रहे थे तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से। यहाँ पे रहते 30-40 साल हो गए हमारे को, हमसे नहीं रह रहे हैं। 30-40। कभी कोई हादसा आपने देखा आपने? आज तक कोई नहीं। एक बार वायर टूटी थी रात के टाइम, करंट हट गया था, अपने छत के ऊपर गिर गई थी। हर चीज़ में टेंशन है, किस चीज़ में टेंशन नहीं होता सर। लोगों के इस तर्क ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अतिक्रमण के लालच में जिंदगी बहुत सस्ती दिखाई देती है।
लेकिन अपने बचाव में दी हुई दलील से ये बात तो पक्की हो गई कि लोगों को इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर घर बनाना अवैध है और खतरनाक भी। इसके बाद हम बाहरी दिल्ली के एक गांव में पहुंचे। यहाँ पर तो लोगों ने 2-3 मंजिला इमारतें बनाकर रखी थी, वो भी टावर से सटाकर और हाई टेंशन लाइन के नीचे। करंट आता है, खूब आता है करंट, दीवारों में करंट आता है खूब, तो बच्चों को नहीं जाने देते हैं और क्या करें। एक बच्चा तो मर गया है यहाँ पे, पतंग उड़ा रहा था। सर मानते ही नहीं है, क्या करें। लोग बाग सोचते हैं कि खंबे की जगह भी घेर ले। यहाँ पे ये घर इतने पास पास बना लिए गए, यहाँ पे रोक क्यों नहीं लगाई गई इस पे? ये तो गवर्नमेंट का कानून का काम है सर जी, कौन लगाए रोक? आप लगा सकते हो, मैं लगा सकता हूँ। नियम बने हुए हैं, नियम का एनफोर्समेंट नहीं हो रहा है, नियम की पालना नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम वहाँ पर है। और जहाँ तक प्लानिंग का सवाल है, ये मोस्टली अनप्लान्ड एरिया में हो रहा है। लोग प्रॉपर्टी को इलीगली बेच देते हैं किसी पार्टी को, और वो बना लेता 5 स्टोरी 6 स्टोरी, जितनी उसकी हैसियत है, जितनी उसमें फाइनेंशियल पावर है, और वो कोई परवाह नहीं करता कि यहाँ पे बिजली की लाइन जा रही है, डेंजरस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यदि आप 11 kV का लाइन एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो अराउंड 1.2 मीटर का क्लियर हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस होना चाहिए एंड अराउंड 2.5 मीटर का वर्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए। तो 1.2 मीटर एंड 2.5 मीटर। जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि ये क्लियरेंस रहे हर जगह। होता क्या है कि उसके बाद जो लोग होते हैं वो अपने घर बढ़ा देते हैं, छज्जे वगैरह बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से वो क्लियरेंस जो है ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि इन हाई टेंशन वायर के आसपास निर्माण को लेकर कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का फायदा उठाकर लोग अवैध रूप से इन लाइनों के आसपास निर्माण कर लेते हैं। सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं, बल्कि अवैध रूप से जमीन की खरीद फरोख्त भी की जाती है। बिजली कंपनियों के मुताबिक वो इस तरह के अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दे सकती है, लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार उनके पास नहीं है। दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे निर्माणों को नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन इससे ये अवैध निर्माण हट नहीं रहे, बल्कि दिन ब दिन और बढ़ते जा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि ये इस तरीके का इंक्रोचमेंट हो रहा है या किसी ने अपना घर बढ़ा लिया है, तो हम उसको एक नोटिस सर्व कर देते हैं, और उस कंसर्न एसडीएम को भी वो नोटिस जाता है। एसडीएम फिर उसका फर्दर कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह निकलते हैं और वो डिमोलिशन भी होता है। तो चलता है, ये चल रहा है इस तरीके से। हम बार बार जब भी देखते हैं कि कोई जो है आर्किंग जोन में आ रहा है या उसने घर का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा रहा है, तो वो नोटिस सर्व करते हैं उसको। इस तरह के अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सिविक एजेंसियों की होती है। बिजली कंपनियां इस तरह के अवैध निर्माणों के बारे में जिला प्रशासन और सिविक एजेंसियों को जानकारी देती हैं, जिसके बाद ऐसे अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़ने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। इसके अलावा सरकारी विभागों में तालमेल न होने की वजह से ये समस्या बढ़ जाती है। वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने उस हाई टेंशन लाइन के नीचे की ज़मीन को जो बेचा है, और इसके साथ साथ वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने खरीदा है, क्योंकि अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ हम भी इसके लिए जांच जरूर बिठाएंगे, और एक बार बिजली कंपनियों से भी एक बार डाटा भी मंगाएंगे इस बारे में कि कितनी ऐसी हाई टेंशन लाइन है जहां पर ऐसे लोग रहते हैं मकान बनाकर। हाई टेंशन वायर के आसपास खतरनाक तरीके से किए गए निर्माण ज्यादातर अवैध कॉलोनियों में होते हैं। इन घरों में रह रहे लोग राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा वोट बैंक होते हैं, इसीलिए इन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन इस तरह के निर्माण से सबसे ज्यादा खतरा यहाँ रह रहे लोगों को ही होता है, जो आए दिन इन तारों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। अश्वनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।